नमस्कार दोस्तों। आज मैं माननीय मनमोहन सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के विषय में बताना चाह रहा हूँ कि भारत के विकासीय प्रक्रिया में उनका क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 1992 में स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और इनके ही दूरदृष्टि से भारत में एलपीजी के आविर्भाव हुआ, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चूँकि 1992 के पहले भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा बड़े पैमाने पर व्याप्त था। इतना ही नहीं, लोग कुपोषित थे, मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक थी, शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक था। एलपीजी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और वो बहुत ही अधिक वृद्धि दर से आगे बढ़ने लगती है, जिसके कारण यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ, इसके अलावा बहुत सा रोजगार के संसाधन सृजन होता है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, जिससे उनका गरीबी भी दूर होती है, उनके बच्चों का शिक्षा भी दूर होता है, कुपोषण भी दूर होता है। इस तरह से भारतीय लोगों का स्थिति सुदृढ़ होती है और वे सशक्त होना प्रारंभ करते हैं। जो फिर ये 2004 ईस्वी में यूपीए 1 की सरकार बनती है, जिसमें माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी बनते हैं, जिन्होंने चाइना की धरती पर एक सप्ताह रहते हुए उन्होंने कहा था कि ये 1962 की भारत नहीं है। उन्होंने दहाड़ा था, चाइना को चुनौती दिया था। चूँकि शेर उसे कहते हैं जो दूसरे के मांद में जाके शिकार करे। ये भारत की भी परंपरा रहा है कि जब सीता जी को हरण करके रावण ने लंका ले गया तो हनुमान ने समुद्र को छलांग लगा करके वहाँ गए और सीता जी का पता लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप वो रामेश्वरम से श्रीलंका की तरफ जाने के लिए वानरी सेना ने पुल का निर्माण किया, जिसके बाद सीता जी की मुक्ति मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिसमें ताकत है, जुनून है और विश्वास है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था बूम होने लगा, मैंने बहुत अधिक तीव्र गति से भी बढ़ने लगी, जो लगभग 2014 ईस्वी तक चला। लेकिन आज के दौर में जो पढ़े लिखे लोगों को जो अर्बन नक्सलिज्म कह रहे हैं और सभा में दहाड़ रहे हैं कि अर्बन नक्सलिज्म को भगा दो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा ही वर्ग है जिसने ब्रिटिश दासता से भारत को मुक्ति दिलाई। उसी समय में आपको मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में कहा था कि सबसे पहले हम ही संसार को ज्ञान शिक्षा दी
आचार व्यापार व्यवहार और विज्ञान की। इसका मतलब है कि उन्होंने विश्व को आचरण की शिक्षा दिया कि कैसे रहना है, कैसे बोलना है। उसके बाद व्यापार भी भारत ने ही लोगों को सिखाया। अब व्यापार के लिए व्यवहार बहुत मायने रखता है। व्यापार का मतलब यानी यहाँ सत्ता से है, सत्ता के भी एक तरह से प्रोफेशन ही समझा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशन ही समझा जाए। और सत्ता तभी सफल होता है जब शासक का व्यवहार ठीक होता है। ब्रिटिश भी, अंग्रेज भी उस समय के पढ़े लिखे भारतीयों को अर्बन नक्सलिज्म ही कहता था, क्योंकि वे सत्ता के विरोध करते थे। लेकिन पढ़ा लिखा लोगों ने अपना जो है जुनून को काबिज रखा, जुनून को लगातार बढ़ाए रखा, अपने विश्वास को नहीं टूटा, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। इस चलते जो आज के लोग देश के प्रधान दहाड़ रहे हैं कि अर्बन नक्सलिज्म को भगा दो, आपके कहने से कोई नहीं भागेगा। क्योंकि अर्बन नक्सलिज्म उसे कहते हैं जो पढ़े लिखे वर्ग शहरी क्षेत्र में या महानगर क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इनको ये भी पता नहीं है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले ही लोग पढ़ लिख करके ब्रिटिश की दास्ता से मुक्ति दिलाई और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहयोग दिया है। उस समय के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी लिखा। अंधेर नगरी में ही उन्होंने कविता की 2 पंक्तियाँ लिखी थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर भाजी टके सर खाजा। इसका मतलब है कि यहाँ एकदम अंधेर मचा हुआ है कि जो अपने 1 टका के लिए, टका ये बंगाल का रुपया चलता था उस समय, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सब एक ही था। यहाँ के लोग टके के लिए अपना ईमान, वजूद, ताकत सब कुछ गिरवी रखे हुए। ब्रिटिशर्स के समक्ष वही स्थिति आज भी बनी हुई है कि पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोग, गंवार लोग किसी तरह सत्ता पर बैठ करके शासन के बागडोर संभाल करके उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उनको देश से भगाने की बात की जा रही है। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि अपना विद्या भी बेच दिए हैं, धन भी बेच दिए हैं, अपनी ईमानदारी भी बेच दिए हैं, क्योंकि वो डर के वातावरण में जी रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स काल में जब भारत के लोगों में डर व्याप्त था, तो उसमें पढ़े लिखे लोगों ने ही देश की जनता को ताकत दी। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, या हरिवंश राय बच्चन हो, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, या माखनलाल चतुर्वेदी हो, या जो भी उस समय के साहित्यकार हुए या शासक हुए, उस समय के पढ़े लिखे लोग आए, उनके हाथों में सत्ता की बागडोर आई। लेकिन आज जो है अपने सत्ता के लिए हर चीज़ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर एक कोई शायर ने एक देशभक्ति शेर भी कहा है कि मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी अपनी दुपट्टा दे देगी तेरी कफन के लिए। इसको इस संदर्भ में कहा गया है कि आप सत्ता के लिए नहीं मरें, चापलूसी के लिए नहीं मरें, देश की जनता के लिए मरें, देश को लिए मरे, तब तुम्हारा जो चाहने वाला भी है वो तुम्हें अपना जो सबसे बढ़िया उसका जो इज्जत आबरू ढकने के लिए जो दुपट्टा होता है वो भी तुम्हारे कफन के लिए दे देगी। इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ लोग अपने को लेकर जो देश के लिए मरता है वो अपना हर चीज़ देने के लिए तैयार है। तो मनमोहन सिंह जी ने जो देश के लिए किया और जो दिया, उनके लिए हर देशवासी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज भी उनका नाम जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा रहा है भारत में, उसको भुलाया नहीं जा सकता।
आज लोग नया भारत की नारा देते हैं। भारत हमेशा भारत ही रहा है, न नया रहा है न पुराना रहा है। जिस तरह माँ नया पुरानी नहीं हो सकती, उसी तरह भारत माता भारत हमेशा एक तरह की है। उनके सपूतों में बदलाव आ सकता है। जिस तरह से माँ के अगर 2-3 सपूत हैं उनमें बदलाव आ सकता है, उसी तरह से भारत माँ के अगर 1 अरब 40 करोड़ सपूत हैं तो उनमें बदलाव आ सकता है, लेकिन भारत माता एक ही है। इस चलते जो मनमोहन सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान रहा है और जो शासन प्रशासन में योगदान रहा है, चाहे वो RTI हो, चाहे मनरेगा जैसे कार्यक्रम हो, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। थैंक यू।